हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों कल हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा। उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हमने कल डिस्कस किया। तो आज जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इसके प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं, तो आज हम उन पे काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल को हम किन किन मेथड्स से वैल्यूएट कर सकते हैं, यानी उनके मेथड्स के बारे में सीखेंगे। सो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम किन किन मेथड से अपनी गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों इस मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, एक है सिंपल एवरेज मेथड एंड बी इज वेटेड एवरेज मेथड। ये दो मेथड इसके अंदर हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट इज एन्युटी मेथड। तो कुल मिलाकर ये चार मेथड हैं जिनसे हम अपनी गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। तो जो भी आपका एमसीक्यू होगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि गुडविल वैल्यूएट करनी है और किस मेथड से करनी है, वो मेथड आपको पूछा जाएगा। उस हिसाब से आपने उसका आंसर निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, और इसमें भी हम बात करेंगे सिंपल एवरेज की। तो दोस्तों गुडविल निकालने का जो पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। चलिए दोस्तों आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज हम बात करेंगे, ये मैं मिटा दूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड की, उसमें सिंपल एवरेज मेथड। दोस्तों जब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालें। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज करो कि हमें कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल का। हम क्या करेंगे, वो टोटल कर लेंगे 5 साल का प्रॉफिट और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने हैं 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5, यानी हमें एवरेज निकालना है। तो जितनी टर्म्स हमने ऐड की उतनी टर्म के साथ हमें उसको डिवाइड करना है, तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, बुक में दिया होगा। अगर आपको कहा गया है कि 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज करो, तो हम क्या करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 4 के साथ उसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके आगे कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है, वो आपको आगे बताऊंगा। तो सपोज करो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है और हमें गुडविल निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया अभी जो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। अब मैं एक एक करके आपको ये बताता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। देखिए दोस्तों गुडविल जब हमें कैलकुलेट करनी है तो उसमें जब हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो वो एवरेज प्रॉफिट हम 3, 4 या 5 साल का लेते हैं, या 6 साल का भी ले सकते हैं, 7 साल का भी ले सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा ईयर्स होंगे, 3, 4, 5 कुछ भी आप ले सकते हो। रीज़न क्या है, क्यों हम 1 साल का प्रॉफिट क्यों नहीं लेते? हम क्यों कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट लेना तो 3 साल का लो या 4 साल का लो या 5 साल का लो या 6 साल का लो। हम 1 साल का प्रॉफिट इसलिए नहीं लेते दोस्तों कि कई बार कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसकी वजह से जिस साल का हम प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है हमारा प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सम रीज़न बहुत ज़्यादा आया हो, या हो सकता है हमारा प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सम रीज़न बहुत कम आया हो। तो अगर हम उस साल का प्रॉफिट ले लेते हैं
तो वो हमारी गुडविल को हमारी फॉल्स गुडविल बताएगा। या तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज है बहुत ज़्यादा बताएगा, अगर प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ईयर में डिक्रीज है तो बहुत कम गुडविल बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सबको पता है कि कोरोना है, कोविड-19, इसमें क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा कंपनीज़ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बिजनेस हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों का बिजनेस वैसा नहीं चल रहा जैसे चलता था। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैं जहाँ क्या हुआ कि हर कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हो गया। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में कोई कंपनी लाख रुपया प्रॉफिट कमाती थी, अब इस कोविड-19 की वजह से हो सकता है वो लाख का भी 5,000 आ गया हो या 10,000 आ गया हो। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप हुआ। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। नॉर्मल अगर सिचुएशन रहती तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, अगर एक साल 1 लाख है, दूसरे साल 1,10,000 हो सकता है, या 90,000 हो सकता है, या 1,20,000 हो सकता है, या 80,000 हो सकता है। 20-30,000 की फ्लक्चुएशन ये नॉर्मल है, हर साल प्रॉफिट में होती है। प्रॉफिट हर साल थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, 10-15-20% बढ़ सकता है, 10% डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस जैसा कि अभी चल रहा है, कई बार कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो अगर हम इस साल के प्रॉफिट को लेके गुडविल निकालेंगे तो एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट होगी कि उस कंपनी की गुडविल बहुत कम है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को देख के गुडविल निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट कम है, इट मीन्स कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। तो प्रॉफिट हम क्यों एवरेज करते हैं 3-4 साल का प्रॉफिट, कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई भी है तो वो एवरेज हो जाए। हम 4-5 साल का प्रॉफिट जब लें तो वो उसको एवरेज कर देती है, यानी एक नॉर्मल सिचुएशन पे ले आती है। इसीलिए हम सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ज़्यादातर 3 या उससे ज़्यादा साल का लिया जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट हमने ले लिया, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसका मतलब है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आने वाले साल में जो प्रॉफिट हमारा एवरेज निकला, आने वाले साल में हम इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आने वाले सालों में हम इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर का प्रॉफिट हम कैसे निकाल रहे हैं कि पिछले साल कुछ सालों का जो प्रॉफिट लिया उसी को बेस बनाकर हम फ्यूचर का प्रॉफिट, जिसको हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, या फिर एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला। अब मैंने बता दिया आपको, एक चीज़ क्लियर होगी कि क्यों हम 3 या 4 साल का प्रॉफिट लेते हैं, और ये प्रॉफिट कौन सा होता है, आने वाले टाइम का, आने वाले समय का, फ्यूचर का। तो गुडविल निकालने के लिए जो भी हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब कि आने वाले, सपोज करो कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे 3 है या 4 हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 या फिर 4 साल में हम यही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले 4 साल में या 3 साल में हमें यही प्रॉफिट होने वाला है। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि आने वाले जितने भी साल, मान लो 3 साल के लिए कहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो इट मीन्स आने वाले 3 साल में हम यही प्रॉफिट अपने बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले से। ये मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल से हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पहले साल 8,000, दूसरे साल 6,000, फिर 5,000, फिर 7,000 और 4,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, हमें गुडविल निकालनी है। यहां पे उसने कहा है कितने साल का प्रॉफिट लेना है हमें दोस्तों, लास्ट 5 ईयर का। तो इट मीन्स हमें एवरेज प्रॉफिट बनाना है लास्ट 5 साल का। तो जैसे मैंने फॉर्मूला आपको कहा था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हम कर लेते हैं 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000। ये हमारा, ये कितने साल का प्रॉफिट हमने टोटल किया, 5 साल का। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 5। तो आप इसका टोटल कर लो।
8 से 14 और 5 19, 19 और 7 26 और 4 30, टोटल हो गया 30,000 और ईयर हो गए 5, इसको डिवाइड किया 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको वो हमारा कितना है कि हर साल हम 6-6 हज़ार रुपया महीना कमाएंगे। ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लेते हैं गुडविल। तो दोस्तों गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो भी आप एवरेज या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ, कि आने वाले कितने सालों के लिए हम सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो इट मीन्स 6,000 इंटू 3 वो हो गया 18,000। तो ये आपकी क्या आ गई, गुडविल। अब आपको एमसीक्यूज में, आपको तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल आपको इतना दे सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, गुडविल निकालो, उसमें आपको 4 आंसर्स दिए होंगे तो आपने जल्दी से उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो गया आपका एक तरीका, एक मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का। अगर आप इसको क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा नहीं तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सिंपल, जितना प्रॉफिट है आपने कर लेना। जैसे अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 30,000 इंटू 1/5, ये आ गया आपका एवरेज कर देगा, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरह से भी आप कर सकते हो। सिंपल, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ दोस्तों। तो आई होप ये आपने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो सिंपल आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा तो सिंपल आप ऐसे कर लो, या फिर पूरा प्रॉफिट लिख लो 8,000 प्लस इंटू 6,000, सॉरी प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। सीधा, कोई इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ ये कर लो कि जितने प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5 हैं और मल्टीप्लाई जितने ईयर के लिए आपने खरीदा। इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट, ये सारा एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको अलग से एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल सारे लिखे प्रॉफिट, 5 साल जितने साल का प्रॉफिट है डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 3 थे। तो इस तरह से आपने तो, क्योंकि पूरा डिटेल में जाना नहीं है, आपको तो 1 नंबर का एमसीक्यू होगा तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस तरह से कभी आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं दोस्तों। अब हमें उन एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि कई बार सिंपल आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट भी होंगी। वो एडजस्टमेंट क्या है, देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अजय एंड विजय वर पार्टनर्स, दे डिस्क्लोज द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 2 पार्टनर हैं, उनकी ये 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जो प्रॉफिट दिया है, जैसे 2016-17 का प्रॉफिट हमारे पास है 28,000, लेकिन इसमें लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 8,000। इसमें एक एबनॉर्मल गेन है 8,000 का, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 17-18 का प्रॉफिट है 21,000, लेकिन इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है 1,000 का। और 18-19 का प्रॉफिट है 30,000 एक्सक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म टू बी पेड। एक इसमें हमने इंश्योरेंस देनी थी फर्म की, जो हमें अभी तक पे नहीं की है। अच्छा दोस्तों, हम जो प्रॉफिट लेते हैं, जिनका हम एवरेज करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो हम अपने बिजनेस से जनरेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, मतलब हम अपने बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। हम एवरेज प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हम ये प्रॉफिट अर्न करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाला है। तो हमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ से आएगा, जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होगा या फिर हमारे बिजनेस से जो जनरेट होगा। इट मीन्स जब भी हमें प्रॉफिट लेना है वही लेना है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हमें वो प्रॉफिट या फिर वो लॉस नहीं लेने जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखो 2016-17 का प्रॉफिट 28,000 है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 8,000। इसमें कोई एबनॉर्मल गेन है, मैंने कहा था ये जो प्रॉफिट होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल मतलब हमारे रूटीन बिजनेस से जनरेट हुआ प्रॉफिट। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये कोई ऐसा मुनाफा है या ऐसा कोई गेन है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, कोई ज़मीन बेची, कोई बिल्डिंग बेची, उसमें आपको कोई गेन हो गया। अब ये तो अब बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा कि ये फ्यूचर प्रॉफिट, हम फ्यूचर प्रॉफिट की बात करें कि फ्यूचर में हमें जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 28,000 है, इसमें एबनॉर्मल गेन 8,000 का है, लेकिन ये जो एबनॉर्मल गेन है मुझे हर साल थोड़ी ना होगा, क्योंकि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ मुझे तो वही प्रॉफिट होगा हर साल, वहीं से जनरेट जो पैसा आएगा वही मेरा प्रॉफिट है। ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिल्डिंग बेची, ये आने वाले सालों में थोड़ी बेचूंगा मैं, तो ये तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये जो 28,000 बता रहा है, इसमें 8,000 तो कोई एबनॉर्मल गेन, मुझे कोई बिल्डिंग बेची या कोई लैंड बेचो उसमें गेन है, जो कि आने वाले फ्यूचर में तो मुझे नहीं होगा, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 28 में से वो 8 माइनस करके 20,000 जो मेरा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। इसी तरह अगर आप 21,000 2017-18 का प्रॉफिट देख रहे हो 21,000, इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। जिस तरह से एबनॉर्मल गेन हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, वैसे ही एबनॉर्मल लॉस भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक आपको दे दूं कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस। कोई ऐसा लॉस जो रेगुलर नहीं है, कुछ हमारे ऐसे लॉसेज होते हैं, रूटीन लॉसेज होते हैं जो बिजनेस में होने ही होने हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से मैं एग्जाम्पल दे दूँ कि लॉस बाय फायर, अगर आग लगी या अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, ये वो चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल है, ये रूटीन में नहीं होती। ये अगर सपोज करो कि मेरा स्टॉक जल गया, बिकॉज मेरी फैक्ट्री में आग लगी, स्टॉक जल गया, अब ये रेगुलर तो नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये हर साल थोड़ी ना जलेगा। तो मुझे ऐसे लॉसेस बिजनेस में नहीं लेने जो हर साल नहीं होंगे। अब एबनॉर्मल लॉस हुआ बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, लेकिन ये चीज़ हर साल तो नहीं आएगी। इट मीन्स ये लॉस मुझे हर बार नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसने कहा कि 1,000 इसमें से लॉस इसने माइनस कर दिया हुआ, ये 1,000, तो मैं इसको दोबारा से ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 22,000 था, जो लॉस 1,000 माइनस करने के बाद कितना रहा था, 21,000। तो एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ऐसे लॉस मुझे दोबारा फ्यूचर में नहीं होंगे, ये कभी कभार होते हैं, तो इनको मैं ऐड कर लूंगा। इसी तरह 2018-19 का जो प्रॉफिट आप देख रहे हो 30,000, इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग 6,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म टू बी पेड। इसमें 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जो एबनॉर्मल गेन है, ऐसे गेन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने उनको माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देने हैं। लेकिन जो ऐसे एक्सपेंस जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे आपने किसी को सैलरी देनी है या रेंट देना है या इंश्योरेंस देना है, ये तो आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो। तो इसने लेकिन इस पार्ट में कहा है कि जो 30,000 का प्रॉफिट है, इसमें एक्सक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म टू बी पेड। अभी हमने फर्म की इंश्योरेंस कराई थी, उसका 6,000 प्रीमियम है जो अभी हमें देना है। इट मीन्स ये हमें माइनस करना है। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर में हमें क्या क्या प्रॉफिट होंगे। तो फ्यूचर में आप याद रखो कि जो एबनॉर्मल गेन है ये फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये कभी कभार होने वाला गेन है। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस भी फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट वही है जो नॉर्मली आपके बिजनेस से आएगा। इसलिए हम जब भी कोई गेन होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये नहीं होने वाला। लॉस होगा तो इसको ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी ये लॉस दोबारा नहीं होगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। और कोई ऐसा एक्सपेंस जो नॉर्मल आपका बिजनेस का ही है लेकिन आपने नहीं पे किया, वो जैसे हम नॉर्मली माइनस करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप करते थे, वैसे ही आपने माइनस कर देना अगर आपने माइनस नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो वो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है, दैट विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कैसे करना है? एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जैसे मैंने अभी कहा था, एबनॉर्मल इनकम कौन सी? ऐसी इनकम जो बिजनेस से बाहर की है, कभी कभार होने वाली इनकम, या जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या कहा उसने? डिडक्ट कर देनी है। और इसी तरह एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड। एबनॉर्मल लॉस भी ऐसे लॉस हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कभी कभार होते हैं, उनको हमें ऐड कर देना। और नॉर्मल जो बिजनेस एक्सपेंस है, अगर आपने माइनस नहीं किया तो आप उसको माइनस जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या है कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो पहले ये एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे। तो प्रॉफिट फॉर 2016-17 हमारे पास प्रॉफिट था 28,000 का।
लेकिन इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है, ऐसा गेन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो फ्यूचर में हमें नहीं होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम किससे रिलेट करते हैं, फ्यूचर से, कि फ्यूचर में हमें ये प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो एबनॉर्मल गेन है, जैसे मैंने कहा अगर हमने कोई बिल्डिंग बेची या लैंड बेचा उस पर हुआ है, तो फ्यूचर में तो ये नहीं होने वाला, तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये गेन हमें अब फ्यूचर में नहीं मिलेगा। माइनस एबनॉर्मल गेन, और ये मैंने नीचे लिखा भी है, आपको याद रहे इसलिए। तो 8000 मैंने इसमें से माइनस कर देना है। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 20,000 ही था। अब लेते हैं प्रॉफिट फॉर 2017-2018। अब देखो ये प्रॉफिट है 21,000 का, लेकिन इसमें मैंने एक एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। ये वो लॉस है जो फ्यूचर में मुझे नहीं होगा। इट मीन्स मैं इसको ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये लॉस मुझे फ्यूचर में नहीं होगा। अगर मैंने इसको माइनस किया तो दोबारा से ऐड कर दो। इट मीन्स वो लॉस निकालने के बाद आपका 21,000 प्रॉफिट था। तो अगर वो एबनॉर्मल लॉस आप माइनस नहीं करो तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो 22,000 था, तो आपने उसको दोबारा से ऐड कर देना है। इसी तरह प्रॉफिट फॉर 2018-19 आपके पास प्रॉफिट है 30,000 का। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि इंश्योरेंस, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, हम अपनी स्टॉक इंश्योरेंस करवाते हैं। कहता है 6,000 का इंश्योरेंस है जो अभी तक हमने नहीं दिया, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इसका मतलब फ्यूचर में हमें ये देना है। तो माइनस कर लेंगे हमारी इंश्योरेंस जो कि हमें फ्यूचर में भी पे करनी है 6,000, तो ये माइनस कर दिया, अब बचा 24,000। ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट आ गए 3 साल के। यानी आपको जो एवरेज प्रॉफिट बनाना है वो इन्हीं प्रॉफिट को ध्यान में रख के बनाना है। ये तो अब आप एवरेज प्रॉफिट कर लो। मैं ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इस चीज़ का। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसको एवरेज प्रॉफिट कर लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट तो देखिए दोस्तों, पहले साल कितना है 20,000, दूसरे साल कितना है 22,000, तीसरे साल कितना है 24,000। 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। 6 2 2 4 2 6 66 डिवाइड बाय 3 22,000। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 22,000 का, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे थे, इसमें दिया नहीं था दोस्तों, शायद मैं लिखना भूल गया। तो अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं 2 हैं, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 44,000। ये हमारा आंसर है। मैं लिखना भूल गया था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 होता तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो आज मैंने आपको सिखाया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज मेथड। इसमें 2 पार्ट कराए, एक जिसमें हमें प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है और दूसरा जिसमें प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। अब आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, सिर्फ ये क्यों मैंने करवाया, क्योंकि आपको ये इतनी चीज़ पूछ सकते हैं कि एक फर्म का प्रॉफिट 28,000 है, उसमें एबनॉर्मल गेन 8,000 का है, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ये पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें एक सही होगी। तो आपको पता है कि अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम माइनस कर देते हैं और एबनॉर्मल लॉस है तो हम उसको ऐड करते हैं। क्यों करते हैं ये भी लॉजिक मैंने बता दी, क्रैमिंग नहीं करनी है, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, वैसे ही याद रखो। तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं कि 21,000 का हमारा प्रॉफिट है 2017-18 का, इसमें एबनॉर्मल लॉस है 1,000 का, तो एबनॉर्मल अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट लेना तो वो कितना होगा। तो फिर अगेन आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता है एबनॉर्मल लॉस को हम हमेशा ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपने देखना कि कौन सी ऑप्शन वहाँ पे है जिसमें वो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन इस तरह से पूरा आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गया। एक चीज़ और दोस्तों, लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था कि आपके जो MCQs थे वो लेना मैं भूल गया। इस बार सेम वही हुआ है कि मैं फिर से वो लेना भूल गया, तो शायद गजनी बन रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही भूलता जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आई प्रॉमिस कि मैं सबसे पहले वही लेके आऊँगा। तो अब बीच में क्योंकि लेक्चर में मुझे याद आया कि वो MCQs मैंने लिखे हुए थे पूरे, तो आपको करवाने थे, भूल गया, सॉरी। अगली बार लेक्चर शुरू होने से पहले मैं वो करवाऊँगा MCQs, उसके बाद ही लेक्चर शुरू करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।